वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एमपीपीएससी का रिजल्ट है वो किस तरीके से आने की आशंका है। और अभी हाल फिलहाल में जो हाई कोर्ट है उसका एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, कि अपडेट में क्या क्या बातें कही गई हैं। और एक अपडेट पहले भी आ चुका है जिस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसी के चलते मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का फिर से प्रयास किया है और जिसमें मैं एक छोटी सी जानकारी आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसी रखनी है और आगे आपको एमपीपीएससी के लिए किस तरीके की रणनीति पर काम करना है जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट का एक नया अपडेट आ चुका है ना, किसके लिए? एमपीपीएससी के लिए। बेसिकली देखा जाए तो अभी एमपीपीएससी के लिए है और बाद में ये सभी पर लागू रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, जॉब्स आती हैं, सब पर अप्लाई रहेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम केवल इसकी बात करेंगे क्योंकि सामने आने वाली जो वैकेंसी है वो एमपीपीएससी है। वैसे वैकेंसी नहीं कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो आ चुकी थी। तो 2019 के लिए है, 2019 के लिए है और 2020 की जो वैकेंसी है वो आगे आएगी, लेकिन अभी ये 19 की है, लेकिन 20 अभी चल रहा है तो हम 19-20 को लेकर समझेंगे। एक बात याद रखना, ये हाई कोर्ट का अपडेट आया है और ये जो अपडेट है ये अपडेट है, ना कि ऑर्डर। एक बात याद रखना, अपडेट और ऑर्डर में बहुत अंतर रहता है, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद कुछ और समझ लेते हैं और समझने के बाद कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने कौन सी चीज़ गलत बता दी। फिर मैं उसको कई बार देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार बच्चा इस चीज़ को सही से समझ नहीं पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि समझना, कि हम जब कोई चीज़ जानकारी देखते हैं तो उससे हमें क्या निष्कर्ष मिला। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपके दिमाग के स्तर पर कि आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और अपडेट में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है ये आपको समझ में आगे आएगा, ठीक है। तो ये अपडेट दिया है का मतलब ये है कि आगे आने वाला जो निर्णय है वो निर्णय इस अपडेट पर डिपेंड करेगा, ये इनका कहना है। क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है ओबीसी में लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन पर लेकर। ये ओबीसी रिजर्वेशन क्या होगा? 27% होगा या वही रहेगा हमारा 14%। इन दोनों पर लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है वो फाइनली इस पर भी बन के तैयार रखा हुआ है और इस पर भी बन के तैयार रखा हुआ है। तो जो भी डिसीजन आएगा उसके दूसरे ही दिन, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है 2 से 3 दिन और लग जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी बोर्ड है, वो बोर्ड काफ़ी ज़्यादा समस्या में रह चुका है, काफ़ी ज़्यादा उसे दिक्कत हो चुकी है इस हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज की ज़रूरत है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो जरूरी पद होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, जिसके चलते उन्होंने एक साथ 2 वैकेंसी दी। आप खुद सोचिए कि इतनी सारी पोस्टें हैं, इसी कारण उन्होंने एक वैकेंसी दी जिसका पेपर हुआ और उसके बाद उन्होंने दूसरी वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई अगले एमपीपीएससी का प्री इस समय होगा। लेकिन इस निर्णय ने और कोरोना ने, दोनों ने सारा जो सिस्टम है, जो सारा शेड्यूल था, उसको चौपट कर दिया है। लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होती है ना, वो अपने समय अनुसार चलता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। तो उनने इसी कारण दोनों पर रिजल्ट बना के रख लिया है। अब जिस पर निर्णय आएगा उस पर रिजल्ट वो दे देंगे। अब बस हम इस पर बात करेंगे कि रिजल्ट आखिर इस पे आएगा कि इस पे आएगा, है ना, इस पे आएगा कि इस पे आएगा। इन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको इस हाई कोर्ट के अपडेट से समझा जा सकता है कि किस पर रिजल्ट आएगा। वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रिजल्ट वो किसी पर भी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम जो बच्चे हैं, जो बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनने अपनी तैयारी छोड़ दी है ना, जिनकी जो आशाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और इस कोरोना के टाइम पीरियड में वो अपने पढ़ाई स्थान से वापस आ चुके हैं और काफी सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया है। क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यू रहना, है ना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारा एक्सपेंड होता है। और एक स्टूडेंट के जीवन में
एक स्टूडेंट के जीवन में इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो स्वयं नहीं करता, बल्कि वो किसी न किसी पर डिपेंड होता है ना। और ज़्यादा लंबा कोई चीज़ अगर एक्सपेंड होता है तो उसमें उसे बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, उसकी जो स्टडी है वो ब्रेक हो जाती है, और इसी से आप जूझ रहे हैं क्योंकि पता नहीं ये ऑर्डर कब आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे वही कहूंगा कि ये ऑर्डर किसी पर भी आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे 27% पे आए, 14% पे आए, आपको तो बस आपकी स्टडी पर कंटिन्यू करना है ना। 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। तो हाईकोर्ट के अपडेट में क्या कहा गया है, हाईकोर्ट का अपडेट आया है 14/7/2020 को। 2020 को वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा अभी कुछ व्यस्तता थी और उसके चलते ये वीडियो में थोड़ा सा लेट बना रहा हूं, है ना। 1-2 दिन लेट हुआ है, लेकिन शायद हो सकता है अपलोड होने में 1 दिन का समय और लग जाए, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचे यही मेरे लिए बहुत है। तो इन्होंने इस अपडेट में ये बताया है कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है बंटवारा, जो पद हैं उनका बंटवारा हम कैसे करेंगे, किसमें, ऑर्डर में। आने वाले समय में ऑर्डर आना तय है ना, क्योंकि इन्होंने एक डेट भी दी हुई है, मैं यहाँ डेट लिख देता हूं, इन्होंने एक डेट फिर से दे दी है ना। ये कोर्ट का जो सिस्टम है ये बहुत ही खराब है ना। एक मेरा वीडियो आया था किसी टॉपिक को लेकर, हाँ शायद रेल के ऊपर आया था। तो रेल जो है वो पीपीपी किया जा रहा है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो आया था, या शायद मैंने न्यायालय के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था, हाँ शायद न्यायालय की जो व्यवस्था है उसके आधार पर एक मैंने वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने पूरी व्यवस्था बताई है न्यायालय की कि आखिर इतना समय क्यों लेता है कोर्ट के ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर उसे इतना ज्यादा समय लगता है किसी भी निर्णय को लेने में। जिस पर मैंने आपको एक निर्भया केस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि निर्भया केस के बारे में सब लोगों की एक क्लियर वो थी, विजन था कि क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें 8 से 10 साल का समय लग गया। इतना समय क्यों लगा, जबकि सब जानते हैं कि वो गुनहगार हैं। तो ये डेट पर डेट लाने का समय, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम पूरी तरीके से बेकार है, मैं ऐसा मानता हूं। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे भारत के संविधान और कानून का वो करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई भी नियम जो होता है वो नियम हम बनाते हैं, ना कि पहले से बना होता है। और इसमें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, उनने दार्शनिक ने एक कथन कहा है ना। जब कभी आप मुझसे एथिक्स पढ़ेंगे तो मैं उसमें समझाऊंगा आपको। उन्होंने ये कहा है कि इस संसार में पहले नियम आया है कि पहले मानव आया है, आप खुद बताइए मुझे। तो इस संसार में पहले मानव आया है भाई साहब, नियम बाद में बने हैं, है ना। तो नियमों को आपको इतने कड़े नहीं बना देना कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो जीवन का जो सिस्टम है वही सारा डिस्टर्ब हो जाए। आप मुझे बताइए कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कोर्ट व्यवस्था से परेशान हैं, आप खुद बताइए मुझे। कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें डिले पर डिले होती जाती हैं, और जो क्रिमिनल होते हैं वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो अब हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी हमारी जो विधायिका है ना, जो संसद है, उसको कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए ताकि इस कोर्ट व्यवस्था में जल्दी से जल्दी कोई भी काम हो सके। होता क्या है कि अंग्रेजों के समय की जो विधि व्यवस्था थी, है ना, विधि व्यवस्था जो कानूनी व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के समय की थी, और उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत में मैंने बताया था कि जो कानून के बहुत सारे नियम है वो हमने इंग्लैंड से कॉपी कर लिए, और इंग्लैंड ने हमारे भारत में उन कानूनों को ऐसा बनाया था जो केवल नाम मात्र के कानून थे। ठीक है, उन्होंने बस ये डिसीजन लिया था कि बस हमको इसको बढ़ाते जाना है और भारत का दोहन करते जाना है, और उसी का हमने कॉपी कर लिया, और सारा जो निर्णय है वो डिले होता रहता है, जिससे बच्चे, स्टूडेंट, मुजरिम, जिनको हक मिलना चाहिए, कानूनी हक मिलना चाहिए, सारे लोग इससे प्रभावित रहते हैं। तो इन्होंने एक अपडेट दिया है, और अपडेट में ये कहा है कि हम सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करेंगे, इस पर दोनों के मुद्दे पर हम कैसे करेंगे। तो इन्होंने एक रूल दिया है, उस रूल में ये लिखा है कि एक जो केस आया था जिसका नाम था इंदिरा साहनी, है ना, इंदिरा साहनी एक केस आया था, और उस केस में ये निर्णय लिया गया था कि किसी भी प्रकार से किसी भी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये डिसीजन दिया गया था किस केस में, इंदिरा साहनी केस में।
जो शायद मेरे ख्याल से MBBS मेडिकल के लिए था, है ना, मेडिकल सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। तो उन्होंने ये कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिसमें जो ST के लिए रिजर्वेशन था वो 20% था, ST के लिए, SC के लिए जो है वो 16% था, और OBC के लिए जो है वो 14% था। ये 3 प्रकार से जो रिजर्वेशन है वो डिफाइन है हमारे संविधान में, है ना। 20, 16 और 14, इन चारों को जब आप मिला देंगे, इन चारों को जब मिला देंगे तो ये ऑलरेडी 50% आपका रिजर्वेशन हो चुका है। और जो 50% सीट होती हैं ये सीट कहलाती हैं UR। 50% जो सीट है, जैसे मान लो मैं सामान्य उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो किसी भी पोस्ट पर 100 सीटें निकली, किसी भी पोस्ट पर जब 100 सीटें निकलती हैं तो उन 100 सीटों में से 50 सीटें रिजर्व हो जाती हैं। रिजर्व का मतलब ये है कि उन पर आम व्यक्ति पोस्टिंग नहीं ले सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो रिजर्व्ड हैं। और क्यों रिजर्व्ड हैं? क्योंकि हमारे संविधान ने कह दिया कि भाई जो 100 सीटें हैं उसमें से 20% पर केवल ST के लोग जाएंगे। मतलब 100 में से जो 20 सीटें हैं उन पर ST के लोग जाएंगे, चाहे उनके नंबर कम हो, ज्यादा हो, कम पढ़े लिखे हो, कम ज्ञान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ST से ही भरी जाएंगी। अब अगर ST में किसी के 100 में से 30 नंबर भी आए हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और ज्यादा कंपटीशन होने के कारण जो UR कैटेगरी है उसका किसी का 80 में भी सिलेक्शन नहीं होता, है ना। तो ये विरोधाभास बहुत ज्यादा हो रहा है। SC पर कितने जाएंगे? 16% जाएंगे, मतलब 100 में से 16 व्यक्ति। और OBC में कितने जाएंगे? 100 में से 14 व्यक्ति। कितने जाएंगे? 100 में से 14 व्यक्ति। अब आप सोचिए OBC में कितनी सारी कास्ट हैं, कितनी सारी कास्ट हैं। सबसे ज्यादा कास्ट मेरे ख्याल से OBC में होंगी, और उसके लिए 14% रिजर्वेशन है। बात क्लियर है? तो ये इस तरीके से 50% सीटें फिक्स हो जाती हैं। अब बचती हैं 50। ये 50 होती हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल का एक मतलब जो है, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये सामान्य वर्ग के लिए है ना। सामान्य वर्ग का मतलब ये है कि ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पंडितों के लिए है, ऐसा नहीं है। इसमें देखो, इसमें ST का व्यक्ति भी फाइट कर सकता है, SC का भी कर सकता है, OBC का भी कर सकता है। मतलब सामान्य का मतलब है सभी आ सकते हैं इसमें, पंडित भी आएंगे, और ये OBC, ST, SC सभी लोग आ सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो 50% सीटें रिजर्व्ड हैं, और जो 50 होती हैं उन पर सभी लोग फाइट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है अनरिजर्व। UR कैटेगरी को अनरिजर्व्ड कहा जाता है, जो सामान्य होता है। ठीक है, अब हुआ क्या है इसमें कि 50% बाकी था। इसके बाद हमारे भारतीय संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन, है ना। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट में क्या कहा कि EWS को भी हम क्या देंगे? 10% आरक्षण देंगे। अब ये 50% से बढ़ के आरक्षण कितना हो गया? 50 + 10 = 60% हो गया। एक बच्चे ने ये कमेंट किया था मुझे कि सर आपने संविधान में 50% की बात की है और EWS तो पहले से ही 10 है। तो भाई साहब, जब कानून जो है वो संसद बनाती है, ये बात आप जानते हैं। अभी मैंने एक कथन भी कहा कि मानव पहले आया, ना कि कानून। तो जब मानव पहले आया तो कानून किसने बनाया? मानव ने ही बनाया। जब मानव ने बनाया है कानून तो वो उसको अपडेट भी कर सकता है, उसको सुधार भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है ना। जैसे संविधान के भाग 7 को डिलीट ही कर दिया है। किसी भी संविधान की बुक को आप उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें भाग 7 नहीं है, डिलीट कर दिया। तो किसी भी कानून को मिटाया भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केस आया, इसमें डिसीजन लिया कि सीटें 50% होंगी, लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा, फिर संसद या विधायिका को लगा कि नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए ठीक है हमने सीटें दी हैं, लेकिन उन जनरल में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और आर्थिक रूप से ही रिजर्वेशन देना सर्वाधिक उचित होता है। मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से ना होकर आर्थिक रूप से होना था कि भाई जो गरीब है वो रिजर्वेशन का पात्र होगा, ना कि अब होता क्या है कि ST में कुछ लोग करोड़पति भी हैं, कुछ लोग लखपति भी हैं, SC में भी हैं कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग इसका रिजर्वेशन का फायदा उठा लेते हैं। और कुछ लोग क्या है, जनरल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, बेचारे भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, जिनकी छोटी छोटी होटलें हैं, दुकानें हैं, तो वो भी 80-90 नंबर पर फाइट करते हैं, जबकि वो लोग तो गरीब हैं, उनमें इसकी क्या गलती है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन, ना कि कैटेगरी। अगर कैटेगरी में भी ST में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो पैसे से पहले से ही डेवलप है ना। और जो ST में अगर गरीब है तो उसको मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक है।
तो फिर क्या किया, संविधान संशोधन हुआ 103वां, और 10% जो सीटें हैं उस पर भी आरक्षण दे दिया। अभी कितना था, 100 में से 50 सीटों पे था, है ना, 10 और बढ़ा दिया, 60 हो गया। किसको दिया है, ये दिया है ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक रूप से पिछड़े व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति। बात समझ में आ रही है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति की जो कैटेगरी है वो एक अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी, और उसमें जो लोग आएंगे उनके लिए हमने कितनी सीटें दे दी, 100 में से 10 सीटें दे दी। अब आरक्षण कहां तक पहुंच गया, 60 तक। तो 60 तक तो पहले ही पहुंच चुका है, ये तो पूरे देश में लागू ही हो चुका है। 50 का जो केस था, इंदिरा साहनी केस था, वो केस का जो उल्लंघन है वो तो पहले ही से हो चुका है। उल्लंघन नहीं कहेंगे, संविधान संशोधन कहेंगे, है ना, क्योंकि जो कोई भी नियम है वो संसद बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से 60% रिजर्वेशन हो चुका है। अब 40% बचा है, यहां मैंने लिखा हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी। 50 था पहले, 10 और इसमें ऐड हो गया, 10 और ऐड हो गया, 60 हो गया। अब कितना शेष बचा है, 40%। तो यूआर कैटेगरी के लिए 40% है, मतलब जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 40% पर फाइट करते हैं। बात क्लियर है। अब इसमें क्या मुद्दा है कि अब इसमें यह है कि ओबीसी में ज्यादा कास्टें हैं, तो इसे 14 से 27% सरकार बढ़ाने की बात कर रही है। जब ये 27% बढ़ जाएगा तो आप ऐड कर लो कि ये कितना और चला जाएगा। 14 है, 13 और बढ़ जाएगा। 60 में आप 13 प्लस और कर लीजिए तो इतना और बढ़ जाएगा। अब ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार या विधायिका अगर संशोधन कर देगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार जो है वो 100% सीटों को भी आरक्षण दे सकती है, पूरी सीटों पर आरक्षण ऐसा भी कर सकती है, और पूरे आरक्षण को समाप्त भी कर सकती है। ऐसे भी बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में जो पूरा आरक्षण है उसको टोटली समाप्त कर दिया, और ये सही भी है मेरे हिसाब से। ये जो था ये उस समय था जब इन जातियों पर अत्याचार होता था। अब मेरे हिसाब से ये है कि जो लोग जितना पढ़ा लिखा है उस हिसाब से वो अपने पद पर आए। बात यहां से क्लियर हो जाती है। बाकी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, बाकी जो हमारे न्यायालय को लगता है सही, जो हमारी संसद को लगता है सही, उसका निर्णय सर्वोपरि है और उसको हमें मानना होगा। तो इस तरीके से ये बात कही है, ये बात हाई कोर्ट ने अपने अपडेट में कही है कि इंदिरा साहनी का जो केस था, है ना, उसमें पहले ही 10% बढ़ चुका है, और 10% जब बढ़ चुका है तो ये 60% पहले ही हो चुका है। अब अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने दे देती है जिन तथ्यों से हमें ऐसा लगे कि 27% हो जाना चाहिए, तो निर्णय 27% पर आएगा, नहीं तो अब 14% पर आना फाइनल है। 14% पर आना फाइनल है, और मेरे हिसाब से किसी पर भी आ जाए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये पेपर होगा तब नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी आपकी, तो आप उस पर फाइट कर लेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं, 2 या 3 नंबर, 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेपर देने वाले आपको पता है कितने हैं। जब आप पढ़ लेंगे तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके अब ये 14% पर आना फाइनल है। और एक डेट और दे दी है ना, डेट क्या दे दी है हाई कोर्ट ने, 20/7/2020। ये फाइनल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस पर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो 4-5 दिन फिर बढ़ा देंगे किसी भी कारणवश। अब ये बढ़ाते क्यों है, बढ़ाने का कारण भी समझ लो। बढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि जो अपोजिशन होता है वो ये कहता है कि मैं कुछ सबूतों को लाऊंगा, तो कुछ मुझे मोहलत चाहिए। इसमें गवर्नमेंट लगी हुई है, तो गवर्नमेंट कुछ अगर और तथ्य कुछ दिन में अगर लाके न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देती है तो न्यायालय उस हिसाब से निर्णय लेगा। अगर 27% के कुछ दस्तावेज न्यायालय के पास पहुंच जाते हैं जिनमें यह साबित हो जाता है कि हाँ भाई ये होना चाहिए, जरूरी है, तो न्यायालय 27% पर देगा, नहीं तो 14% पे आना तय है। और एक बात और, रिजल्ट दोनों पर बना रखा हुआ है, बस उनको क्लिक करना है। तो जिस दिन ऑर्डर आएगा उसी के दूसरे दिन रिजल्ट आना तय है। हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा भी हो सकता है ना। तो इस छोटे से लेक्चर से आपको बात समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या मुद्दा है, क्यों ये इतना ज्यादा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 14% पे ही आ जाए तो ही अच्छा है, जिससे आपकी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी आए और उसके हिसाब से हम तैयारी करना लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो मेंस की तैयारी कैसे करें, जब रिजल्ट आएगा तब करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार एक तो सबसे बड़ी समस्या सिलेबस की है,
सबसे बड़ी समस्या सिलेबस की है, क्योंकि अभी जो लोग बीच में हैं, मतलब बीच मझधार में हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो ये सारा जो सिलेबस है वो पूरा खराब हो जाएगा और फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसको अभी क्यों पढ़ें, हम इसे ड्रॉप करके उसी को पढ़ें डायरेक्ट, है ना। तो मैं एक बात बता देता हूं आपको कि सिलेबस में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस जो फॉर्मेट है उसको बदला गया है। जो 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन थे उनको थोड़ा सा नंबर में कमा दिया गया है। तो जो लेखन शैली है उसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से 70 से 75% जो सिलेबस है वो वही है ना। आपके एक्ट हटे हैं, उन एक्टों की वजह से कमीशंस आ गए हैं, है ना। साइंस का जो सब्जेक्ट था उसको, उसका पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया है ना। और इसके साथ साथ कंप्यूटर भी मेंस में ऐड कर दिया है। तो बस आगे पीछे सिलेबस किया है प्री और मेंस का, और बाकी मेरे हिसाब से 70 से 75% सिलेबस वही है। तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वही आपको एमपी पढ़ना है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। हिंदी और एथिक्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और हिंदी और एथिक्स और निबंध आपका वही रहेगा। तो मेरे ख्याल से सब सेम है। तो जिन लोगों को लगता है, मैं तो ये कहता हूं कि सभी लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें, सभी लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेंस की तैयारी करने से प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली होती है। ये सब भ्रम वाली बातें हैं, क्योंकि जब आप मेंस लिखते हैं तो आज के समय में, इस वर्तमान समय में एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि मेंस को भी पॉइंट्स में लिखा जाता है। मेंस को भी पॉइंट्स में लिखा जाता है, चाहे वो 3 नंबर का हो, 3 नंबर में 3 पॉइंट, 6 नंबर में 6 पॉइंट, 15 नंबर में 15 पॉइंट। तो जब आप पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट वन लाइनर फैक्ट होता है, और वही वन लाइनर फैक्ट आपका प्री में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्री में आपके सामने आंसर रहता है और मेंस में आपके सामने आंसर नहीं रहता, लेकिन फॉर्मेट वही है, सब कुछ वही है। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो एक क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट और ऐड कर लेंगे, तो प्री की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। बस आपको एथिक्स और हिंदी अलग से पढ़ना होता है, तो एथिक्स और हिंदी आप बाद में पढ़ लेंगे। अभी ये इन सब्जेक्टों को आप तैयार करने लगे, इन सब्जेक्टों की आप मेंस आंसर राइटिंग करने लगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर मेंस आंसर राइटिंग एवरीडे कराई जाती है। अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेंस के कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 3 नंबर, 15 नंबर और 6 नंबर के, उनको आप वॉच करें। और डेली एक मेंस आंसर राइटिंग का फॉर्मेट वीडियो पब्लिश होता है, तो उसको भी जरूर देखें। और एक क्लास आपकी पॉलिटी की चल रही है और एक क्लास आपकी एथिक्स की चल रही है, जो कि प्राइवेट है ना। मतलब ये आपको परचेस करना पड़ेगा, और बाकी जो 2 क्लासेस हैं वो फ्री हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।